देखो लास्ट क्लास में हमने ये कर्व पढ़ा था सैंड के लिए, ठीक है। और इसमें एक टर्मिनोलॉजी बढ़ गया, बल्किंग ऑफ सैंड, ठीक है। इसके बाद मैंने तुम्हें एक चीज और बताई थी, ये जो कर्व हम ड्रॉ करते हैं वो किस किस में ड्रॉ करते हैं। गामा डी क्या है, ड्राई डेंसिटी वर्सेस डब्ल्यू डब्ल्यू क्या है, वाटर कंटेंट, ठीक है। कर्व कैसा आता है, ऑलमोस्ट वी शेप कर्व आता है। ये क्या होता है, ये क्या होता है पॉइंट। वाटर कंटेंट में देखेंगे तो इसको बोलते हैं ओ एम सी, यहाँ देखेंगे तो यहाँ क्या मिलता है हमें, गामा डी मैक्स। ओ एम सी इज ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कौन सा कंटेंट होता है, जिसपे ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है। इसके लेफ्ट में और इसके राइट में, ठीक है। लेफ्ट वाले को क्या बोलते हैं, ड्राई ऑफ ऑप्टिमम, तो राइट वाले को क्या बोलते हैं, वेट ऑफ ऑप्टिमम, ठीक है। अब कुछ पैरामीटर हैं जो इससे रिलेटेड हमें पढ़ने हैं, ठीक है, ड्राई ऑफ ऑप्टिमम और वेट ऑफ ऑप्टिमम। तो सबसे पहले ठीक है, ड्रफ ऑप्टिमम में स्ट्रक्चर जो होता है वो मैंने उस दिन बताया था कैसा होता है, फ्लोक्यूलेटेड। वेट ऑफ ऑप्टिमम में डिस्पर्स्ड, ठीक है। ये स्ट्रक्चर की बात हो गई थी। इसके बाद नेक्स्ट होता है वाटर डेफिशिएंसी, मतलब वाटर की कमी, ठीक है। यहाँ लेस या मोर। इसके बाद देखते हैं परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी क्या है, फ्लो होने की टेंडेंसी, ठीक है। ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में कम होती है, वेट ऑफ ऑप्टिमम में ज्यादा होती है, ठीक है। इसके बाद कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी दो टर्म में देखते हैं, लो स्ट्रेस पे और एक हाई स्ट्रेस पे। जनरली जो हम पढ़ते हैं वो हाई स्ट्रेस की पढ़ते हैं, तो हाई स्ट्रेस पे ये लेस कंप्रेसिबल होता है और ये ज्यादा कंप्रेसिबल होता है। ये हम इनके स्ट्रक्चर से भी समझ सकते हैं, जैसे कंप्रेसिबिलिटी का, किसी को याद है फ्लोक्यूलेटेड कैसे बनता था। फ्लोक्यूलेटेड बनता था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, है ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बनता था, इसकी स्ट्रेंथ हाई होती थी, ठीक है। और हेड टू फेस और हेड टू हेड दोनों कॉम्बिनेशन से बनता था, ठीक है। तो जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बनता था तो ये ऑलरेडी कॉम्पैक्टेड फॉर्म में होता है, ठीक है। ऑलरेडी, तो इसमें जब हम कॉम्पैक्टिव एफर्ट्स लगाएंगे तो ये ज्यादा कॉम्पैक्ट नहीं होता है इसके कंपैरिजन में। जो डिस्पर्स होता है उसमें चांसेस होते हैं कि वो और पास आ जाए, क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्सन से बनता है ये, ठीक है। इसके बाद दो पैरामीटर और होते हैं, एक स्वेलिंग और एक श्रिंकेज। बस तुम यही पढ़ना, बाकी होते तो क्या ही है। तो इन टर्म्स ऑफ स्वेलिंग, ठीक है, यहाँ जो स्वेलिंग है वो कम होती है, यहाँ ज्यादा। और श्रिंकेज
यहाँ ज्यादा यहाँ कम, इन दोनों में वाइस वर्सा रिलेशन है, ये याद रखना। ये जितनी भी चीजें अभी तक बताई हैं, ड्राई ऑफ ऑप्टिमम, वेट ऑफ ऑप्टिमम, ये कभी यहाँ थ्योरी में नहीं पूछे जाएंगे, ये कोई भी तुम एग्जाम दोगे ना उसमें पूछे जाते हैं वैल्यूज। इनके बारे में एक क्विक रिव्यू ले लो यहाँ से। इनमें किसी को कोई डाउट? ठीक है, यहाँ से शुरू होता है इफेक्ट ऑफ कॉम्पेक्शन ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। सबसे पहले स्ट्रक्चर, ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में कैसा स्ट्रक्चर बनता है? फ्लोक्यूलेटेड। और वेट ऑफ ऑप्टिमम में डिस्पर्स। ठीक है, इसके बाद देखो एक पोर वाटर प्रेशर भी होता है। पोर वाटर प्रेशर जो है, जो कि सॉइल कॉम्पैक्टेड होती है ऑन वेट ऑफ ऑप्टिमम, उसमें हैव हाई पोर वाटर प्रेशर एज कंपेयर टू सॉइल इन कॉम्पैक्टेड ड्राई ऑफ सैचुरेटेड। इसमें एक एक छोटा सा वो हो गया है, ये उल्टे हो गए हैं। ये ड्राई नहीं होगा, ये वेट होगा, ये ड्राई होगा। ठीक है, ये डिस्पर्स होगा, ये डिस्पर्स होगा, और ये फ्लोकुलेटेड होगा। बस बाकी सारी चीज सेम रहेगी। ठीक है, एक बार इसको देख लेना, इसमें किसी को कोई भी डाउट आए तो पूछ लेना। ये दे, ये एक चीज देख लेना, ये उल्टे हैं, उल्टे लिख गए थे वो गलती से। ठीक है, इधर वेट ऑफ ऑप्टिमम है, इधर ड्राई ऑफ ऑप्टिमम है। सबसे पहले ये बताओ, वेट ऑफ ऑप्टिमम और ड्राई ऑफ ऑप्टिमम समझ में आया? क्या चीज है ये? ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पता है? ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है? जिसको समझ में नहीं आया वही बताओ, विजय कुमार। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पता है? ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है? कुछ पता है तुम्हें? और कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया? अमन, समझ में आया? क्या चीज समझ में नहीं आई वो बताओ ना। ये चीज समझ में आई, ड्राई ऑफ ऑप्टिमम, वेट ऑफ ऑप्टिमम। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के जो लेफ्ट में होती है, ठीक है। इसको ड्राई क्यों बोलते हैं, इसको वेट क्यों बोलते हैं यार? ऑब्वियस है, इसमें जब वाटर कंटेंट कम होता है एज कम्पेयर टू इधर की साइड। ठीक है, ये एक तरीके से, ये कंडीशन कौन सी थी? जब वाटर किसको रिप्लेस करने लगा था? सॉलिड्स को। ठीक है, इधर साइड जो है वो वाटर सॉलिड को रिप्लेस नहीं कर रहा था। ठीक है, वाटर सॉलिड को नहीं, वाटर कहाँ था? वॉइड्स में। ठीक है, तो ये जो है ना एक तरीके से सेचुरेटेड कम थी। ये सेचुरेटेड कम थी, तो सेचुरेटेड कम थी मतलब स्पेस कंप्लीटली फिल्ड नहीं थे। फिल्ड नहीं थे तो इसको बोल देते हैं ड्राई ऑफ ऑप्टिमम। ठीक है, इसको वेट क्यों बोल देते हैं? क्योंकि यहाँ कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये वेट ऑफ ऑप्टिमम। अब डाउट है ड्राई ऑफ ऑप्टिमम और वेट ऑफ ऑप्टिमम में?
अब देखो, ड्राई, ये चीज तुम्हें याद रखनी है, ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है फ्लोक्यूलेटेड, ठीक है। और वेट ऑफ ऑप्टिमम में जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है डिस्पर्स, ठीक है। अब ये फ्लोक्यूलेटेड और डिस्पर्स स्ट्रक्चर कौन से होते हैं? फ्लोक्यूलेटेड बनता है जो स्ट्रक्चर होता है सॉइल के अंदर, वो बनता है बाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। और डिस्पर्स जो बनता है वो बनता है बाई फोर्स ऑफ रिपल्शन। एक बात बताओ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रांग होती है या फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा स्ट्रांग होती है? ऑब्वियसली ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है, तो जो स्ट्रक्चर है ये कौन सा, फ्लोक्यूलेटेड, ये जो है वो लेस परमिएबल होगा और हाई स्ट्रेंथ होगी इसकी, ठीक है। लेस परमिएबल, हाई स्ट्रेंथ और लेस ही कंप्रेसिबिलिटी होगी। ठीक है। अब ये सारे डेटा को ध्यान में रखते हुए अब तुम पढ़ना वो, अब तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब उसके सारे पॉइंट्स को पढ़ना, फिर वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब एक बार पढ़ना, अब ना आए तब बताना। इसके बाद आते हैं हम लोग फील्ड कॉम्पैक्शन पे, ठीक है। अब जब हम फील्ड में होते हैं तो जो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पैक्शन के मेथड्स होते हैं वो क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पैक्शन के मेथड, ठीक है। सबसे पहले आता है, सबसे पहले हम देखते हैं रोलर, ठीक है। रोलर में हमें तीन तरह के रोलर पढ़ने हैं। सबसे पहला स्मूथ व्हील्ड रोलर, ये देखा होगा तुमने, स्मूथ व्हील्ड रोलर, ठीक है। दूसरा होता है सीप फूट रोलर, और तीसरा होता है न्यूमेटिक। ठीक है, इसको सीप फूट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो उसके फूट होते हैं, जो पैर होते हैं, मतलब जिनसे कॉम्पेक्शन होती है ना, उनकी जो शेप होती है वो सीप के फूट जैसी होती है, इसलिए इसको सीप फूट रोलर बोलते हैं, ठीक है। अब इनके इफेक्ट ऑफ एक्शन क्या है, मतलब ये जो तीनों है, इनमें जो कॉम्पेक्शन का मेथड है वो क्या है? जैसे स्मूथ व्हील्ड रोलर में जो कॉम्पेक्शन का मेथड है वो है प्रेशर, मतलब बाय अप्लाइंग प्रेशर, ठीक है। सीप फूट जो है उसमें बोलते हैं इसको नीडिंग, ठीक है। और ये जो न्यूमेटिक है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, प्रेशर प्लस नीडिंग। नीडिंग एक्शन एक तरीके से ऐसा होता है जैसे पैरों से गूंदते हैं ना किसी चीज को, उस वाले एक्शन को नीडिंग एक्शन बोलते हैं, समझे इसको? मतलब पहले एक लेग रख दिया फिर दूसरा, ऐसे ही होता है सी फूड रोलर में, ठीक है। अब ये किसके लिए सुटेबल है, मतलब किस तरह की सॉइल के लिए सुटेबल है? तो सबसे पहले स्मूथ व्हील्ड रोलर जो है वो क्रस्ड स्टोन, क्रस्ड स्टोन, बेटा टाइप तो कई हो जाएंगे,
बहुत अभी लेटेस्ट भी है, लेकिन ये जनरल क्लासिफिकेशन है जो तुम्हें पढ़नी है। ठीक है, तुम्हारे इसमें तीन ही है टाइप, तो और भी कई हो जाएंगे, ग्रेवल और सैंड। ठीक है, तो एक तरीके से ये कौन सी सॉइल हो गई, मतलब कि यदि कोई पूछे ना तो ये सुटेबल हो गई कोर्स ग्रेन के लिए। ठीक है, कोर्स ग्रेन को और किसके नाम से जानते हो तुम? कोर्स ग्रेन सॉइल को और किस नाम से जानते हो? तो स्मूथ व्हील रोलर, स्मूथ व्हील रोलर का एक्शन प्रेशर सुटेबल किसके लिए? क्रस्ड स्टोन, ग्रेवल, सैंड। ठीक है, इसका बताओ कोर्स ग्रेन सॉइल को और किस नाम से जानते हो तुम लोग? हाँ, कोहेशन लेस सॉइल। ठीक है, तो किसके लिए सुटेबल है? कोहेशन लेस सॉइल के लिए। ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है तुम्हारे एग्जाम में। ठीक है, और किस लिए यूज होता है? रोड कंस्ट्रक्शन। यदि कोई अगर पूछे किस में यूज होता है, रोड कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, यदि ये तुम्हें लिखने को भी आ जाए तो इससे 4 पॉइंट तो तुम्हारे हो गए। स्मूथ व्हील रोलर किसके लिए यूज होता है? प्रेशर के लिए। स्मूथ व्हील रोलर सबसे पहले होता क्या है? जिसमें स्मूथनिंग इफेक्ट होता है, तुमने देखा होगा ये तो फील्ड वगैरह पे भी। ठीक है, रोड कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। किस किस तरह की सॉइल के लिए यूज होता है? क्रस्ड स्टोन, ग्रेवल और सॉइल। इन सॉइल्स को क्या बोलते हैं? कोर्स ग्रेन सॉइल या फिर कोहेजन लेस सॉइल, मतलब कि इन दोनों के लिए सुटेबल होता है। ठीक है, इसके बाद सी फूड रोलर किस एक्शन, क्या एक्शन होता है? नीडिंग। सुटेबल कैसी सॉइल के लिए है ये? फाइन ग्रेन सॉइल। ठीक है, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए सुटेबल है। और यूज कहाँ होता है ये? यूज होता है ये कोर ऑफ अर्थन डैम। अब ये अर्थन डैम क्या है ये अभी आएगा तुम्हारे सिलेबस में। अर्थन डैम आगे आगे वहां समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो अर्थन डैम का कोर होता है, जैसे डैम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो डैम कंस्ट्रक्शन के भी कई मेथड है, मतलब कई तरह के मटेरियल के बेसिस पे डैम कंस्ट्रक्शन क्लासिफाई होता है। तो मान के चलो ये डैम है। ठीक है, ये डैम का बैरियर है, इधर समझो वाटर रुका हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर भी हम कोर का कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसके अंदर एक कोर बनाया जाता है जो कि इम्परमिएबल हो। ठीक है, जिससे कि वाटर फ्लो आउट ना हो। तो इसके कॉम्पैक्शन में जो यूज करते हैं उस वो यूज करते हैं सीप फूड रोलर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है न्यूमेटिक। न्यूमेटिक दोनों का कॉम्बिनेशन है और सभी तरह की सॉइल के लिए यूज कर सकते हैं इसको। कैन बी यूज फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉइल, ऑल टाइप ऑफ सॉइल। ठीक है, हर तरीके की सॉइल के लिए यूज हो सकता है। ठीक है, हाईवे कंस्ट्रक्शन वगैरह में यूज होता है, डैम में भी यूज होता है, हर जगह यूज हो जाएगा ये। ठीक है, हाईवे कंस्ट्रक्शन, डैम, एटसेट्रा। इन तीनों टाइप के रोलर में किसी को कोई डाउट? अब रोलर हो गए, इसके बाद नेक्स्ट आता है रैमर। पहला रोलर, दूसरा रैमर। रैमर किसके लिए यूज होता है? रैमर का जो मैकेनिज्म होता है वो होता है इम्पैक्ट। अच्छा, एक चीज बताओ, इम्पैक्ट लोड और ग्रेजुअल लोड में क्या डिफरेंस है? इम्पैक्ट लोड और ग्रेजुअल लोड, क्या डिफरेंस है इन दोनों में? सर इम्पैक्ट लोड जो होता है सर, उसमें सर हम उसे इम्पैक्ट करते हैं सर, वो सर वो मतलब वेरी वेरी करता है टाइम टू टाइम। और सर जो ग्रेजुअल होता है सर वो एक साथ ही लगता है यूनिफॉर्म तरीके से। गलत है, गलत है, और कोई बताओ। जो तुम बता रहे हो वो होता है वेरिंग लोड और स्टैटिक लोड। ठीक है, मैंने पूछा है इम्पैक्ट लोड और ग्रेजुअल लोड। हाँ, कृष्णा ने सही बताया है, और इसने पुनीत ने भी सही बताया। जो इम्पैक्ट लोड होता है वो शॉर्ट टाइम पीरियड। ठीक है,
शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जो लोड लगे, ठीक है। और ग्रेजुअल लोड जो है वो मतलब कि टाइम टेकन, ज्यादा टाइम के लिए लगे। अच्छा, किस में जैसे सेम कैपेसिटी ऑफ लोड है, मान के चलो 50 न्यूटन लोड है, किसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा? क्या वर्ड ही वही बोल दिया मैंने। किससे चांसेस ज्यादा होंगे कि लॉस ज्यादा हो या फिर स्ट्रक्चर में डेंटेशन वगैरह ज्यादा हो, इम्पैक्ट में या ग्रेजुअल में? यदि 50 न्यूटन का लोड इम्पैक्ट, हाँ, इसका सीधा सा एग्जांपल है, कोई भी स्टोन वगैरह यदि ऊपर से फेंकोगे और नीचे कोई बंदा खड़ा है ना, तो वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। और उसी चीज को बड़े आराम से इसकी बॉडी के ऊपर रख दोगे, बेशक 50 न्यूटन का ही लोड इसकी बॉडी पे के ऊपर रख दोगे तो वो बड़ी आसानी से झेल लेगा, ठीक है। ऊपर से फेंकते हैं तो वो क्योंकि विद इन बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए वो लोड लगता है, ठीक है। तो रैमर का लोड जो होता है वो इम्पैक्ट, रैमर तुम सबने देखा होगा, ठीक है। इसकी फोटो देख लेना, तुम सबने देख रखा होगा इसे। रैमर ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है जैसा तुम्हारा हैमर जो तुम यूज किया था उसके लिए, ड्राई डेंसिटी के लिए, ठीक है। तो लोड हो गया कौन सा? इम्पैक्ट। जैसे उनमें नीडिंग और प्रेशर एक्शन था, इसमें कौन सा है? इम्पैक्ट। और ये रैमर जो है वो हर तरीके की सॉइल के लिए यूज हो जाता है, ऑल टाइप ऑफ सॉइल, ठीक है। अब यूज कहाँ होता है? कन्फाइंड एरियाज में यूज होता है। कन्फाइंड एरियाज में क्यों? क्योंकि इसमें टाइम टेकन प्रोसेस होता है, क्योंकि ज्यादा इतना बड़ा होता भी नहीं है, तो बहुत कन्फाइंड एरिया जब होता है उस जगह यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है तीसरा, वाइब्रेटर। वाइब्रेटर का जो एक्शन होता है वो होता है वाइब्रेशन, ठीक है। ये जो है जनरली सैंड के लिए यूज होता है, जनरली फॉर सैंड, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल हैं एम्बैकमेंट, एम्बैकमेंट कंस्ट्रक्शन में। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कंक्रीट। कंक्रीट देखा होगा ना, कंक्रीट में डिफरेंट डिफरेंट वाइब्रेटर्स पड़े होंगे तुमने। कंक्रीट की वाइब्रेशन के लिए यूज होता है, तो वहीं से थोड़ा बहुत आइडिया याद रखना, ये कोर्स ग्रेन्ड ही हो गया। भाई सैंड कैसी हो गई? कोर्स ग्रेन्ड हो गई ना, कोर्स ग्रेन्ड के लिए। तो ये तीन तरीके के हैं तुम्हारे में। किसी को कोई डाउट इसमें? ठीक है, ये सारे हो गए। ये हो गए तुम्हारे। टेम्पर भी बोलते हैं रैमर को, टेम्पर या रैमर दोनों एक ही चीज है। ये रोलर, स्मूथ व्हील्ड, न्यूमेटिक और सी फूड, ठीक है। वाइब्रेटर दे नहीं रखा, एक वाइब्रेटर भी होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है रिलेटिव कॉम्पेक्शन। अब देखो, द ड्राई डेंसिटी अचीव्ड इन द फील्ड इज कंपेयर्ड विद द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ऑब्टेन्ड इन द स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, एंड दैट इज इन द मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट। द रेशियो ऑफ ड्राई डेंसिटी इन द फील्ड, मतलब गामा डी इन द फील्ड टू द गामा डी इन द लैब। बेटा इनमें कुछ डिफरेंस नहीं होगा यदि हैंड से ऑपरेट करोगे रैमर को, ठीक है। हैंड से ऑपरेट करोगे तो वो हैंड ऑपरेटेड हो जाएगा, और यहीं यहाँ हैंड की जगह कोई मशीन लगी होगी जिसकी वजह से ये ऑपरेटेड होगा, तो उसको मैकेनिकल बोल देंगे, ठीक है धीरज। ठीक है, रिलेटिव कॉम्पेक्शन क्या होता है? गामा डी इन फील्ड, हाँ टाइम कम लगेगा उसमें, और क्या है? गामा डी इन फील्ड टू गामा डी इन लैब, ठीक है। अब ये एक तरीके से कंपेरेबल करने के लिए निकालते हैं, जैसे हमने प्रॉक्टर टेस्ट से निकाली थी डी, ठीक है, और मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट से निकाली थी। तो ये सब क्या है? ये लैब मेथड है, ठीक है। कहाँ परफॉर्म करते हैं हम इनको? लैब्स में। अब यदि सेम ही चीज कॉम्पेक्शन के लिए हम फील्ड में निकालें, ठीक है, फील्ड में कॉम्पेक्शन निकालें और एक लैब में निकालें, तो उन दोनों के रेशियो को बोलते हैं रिलेटिव कॉम्पेक्शन।
ठीक है, अब देखो ये मेजरमेंट ऑफ ड्राई डेंसिटी, सबसे पहले कोर कटर, ये सब कर चुके हो तो ये ने दोबारा बताने का कोई सेंस नहीं है। कोर कटर कर चुके हो ना। इसके बाद ये वाला कौन सा है बताना, ये कौन सा है? ये है सैंड रिप्लेसमेंट। तो कर चुके हो दोनों, ये इन्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। कोर कटर भी तुम लोग कर चुके हो, सैंड रिप्लेसमेंट भी कर चुके हो फील्ड पे। ठीक है, अब एक और होता है इसमें एक्स्ट्रा, कि डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट बाय प्रॉक्टर नीडल। अब प्रॉक्टर नीडल कैसी होती है? प्रॉक्टर नीडल ऐसी होती है, ये अपैरेटस है नहीं तुम्हारी लैब में, तो ये यहीं समझ लो कैसे होता है। ठीक है, ये प्रॉक्टर नीडल है। इसमें क्या करते हैं ना, बेसिकली जैसे उनमें कर्व ड्रॉ करते हैं ऐसे ही ड्राई डेंसिटी, ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट और पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस के बीच में कर्व ड्रॉ करते हैं। इसका बेसिक आइडिया दे देता हूँ, बाकी तुम इसे पढ़ लेना। ठीक है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट निडल्स होती हैं जो यहाँ हम इंसर्ट करते हैं, वो सॉइल के हिसाब से यूज करते हैं। कोहेसिव सॉइल होती है, ठीक है, कोहेसिव सॉइल होती है तो लार्ज बियरिंग एरिया की निडल लेते हैं। निडल के एरिया ये है 0.05 सेंटीमीटर स्क्वायर, 0.1 सेंटीमीटर, 0.25, 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और 1.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इससे करते क्या है, जैसे कोहेसिव सॉइल ज्यादा एरिया की और कोहेसन लेस होती है तो कम एरिया की लेते हैं। ये चीज याद रखना बस। इसमें जो रेट है जिससे पेनिट्रेट करते हैं वो होता है 1.25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, टू अ डेप्थ ऑफ 7.5 सेंटीमीटर इनटू द सॉइल, मतलब 7.5 सेंटीमीटर नीचे तक ले जाते हैं। किस रेट से? 1.25 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से। ठीक है, अब उसके करस्पॉन्डिंग जैसे जिस डेप्थ पे भी जाएंगे उस डेप्थ पे एक तो वाटर कंटेंट निकालेंगे उसका, ठीक है, एक उसकी ड्राई डेंसिटी निकालेंगे, और इन दोनों को कंपेयर करेंगे। जो ये निडल अपैरेटस होती है ये हमें निकाल के देगी कि पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस कितना आएगा। ठीक है, उस पॉइंट पे पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस कितना आएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में कर्व ड्रॉ करते हैं और उससे गामा डी की वैल्यू मिल जाती है फील्ड की, और उस गामा डी के करस्पॉन्डिंग क्या वाटर कंटेंट होगा वो मिल जाता है। बस ये है, इस टेस्ट में कुछ नहीं है, नॉर्मल है। ठीक है, बस यही है आज के सिलेबस में, और कुछ नहीं है। ये तुम्हारा कॉम्पेक्शन वाली यूनिट खत्म हो गई है।